स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं पूसा में और डॉक्टर राज सिंह जी सर हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार अलग अलग फसलों पर हमने सर से बातचीत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सर हमें देते आए हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो या कॉर्न्स को लेकर हो। सर ने हमेशा हमें बताया है कि किसान किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो अपनी क्रॉप को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है सर आपका फसल क्रांति पे। आज क्या कुछ आप हमारे फसल क्रांति के दर्शकों को बताने वाले हैं, किस क्रॉप के बारे में आज आप हमें बताएंगे? देखिए, अभी जैसा सभी किसान भाई जानते हैं कि खरीफ सीजन चल रहा है और इस खरीफ सीजन में काफ़ी फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें अनाज वाली फसलें होती हैं। अनाज वाली फसलों में मुख्य रूप से धान, बाजरा, ज्वार और दूसरे स्मॉल मिलेट्स हैं। इसके अलावा दलहन फसल, दलहन फसलों में मुख्य फसल अरहर है। उसके बाद मूंग, मोठ, उड़द ये फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ साथ तिलहन फसलें भी उगाई जाती हैं, जिनमें तिल प्रमुख फसल है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस सीजन की जो प्रमुख दलहन फसल है, केवल सीजन की नहीं बल्कि हमारे देश की भी महत्वपूर्ण दलहन फसल है, वो है अरहर जी। क्योंकि अरहर एक बहुत ही अच्छी दलहन फसल है और इसकी दाल काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें लगभग 21 से 22% प्रोटीन होती है और ये काफ़ी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और हमारे पूरे देश में इसको बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन अगर हम कुल दालों का उत्पादन देखें तो हमारे देश में लगभग 25 मिलियन टन दालों का उत्पादन प्रति वर्ष होता है, जबकि हमारी जो जनसंख्या है उसकी जो आवश्यकता है वो लगभग 29 से 30 मिलियन टन प्रति वर्ष होती है। इसलिए देश को अपनी दालों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हर साल 4 से 5 मिलियन टन जो दाल हैं वो दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती हैं। लेकिन सवाल होता है कि क्या हम अपने यहाँ दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिससे कि जो देश की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो जो हम दलहन जितनी दाल हैं इनके आयात पे जो खर्च करते हैं उसको बचाया जा सके और अपने देश की पूर्ति को देखते हुए जितनी हमारी आवश्यकता है उसको यहीं पर दालों की फसल, विभिन्न दालों की फसलों को उगाकर अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। सर, आपने एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है एक शब्द का, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होना कई फसलों में अभी भारत को ज़रूरत है, लेकिन अगर हम ख़ास तौर पर अरहर की बात करें तो क्या वो तकनीक है जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ हमारा किसान अभी पीछे रह रहा है इस फसल में? देखिए, जो आपने जहाँ तक अरहर का जिक्र किया है, अरहर चने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है, क्योंकि चने में जो हमारे देश में जो क्षेत्र कवर होता है वो लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर होता है और इसका उत्पादन 12 से 14 मिलियन टन प्रति वर्ष होता है। दूसरा जो नंबर आता है दालों में वो अरहर का आता है। अरहर का उत्पादन हमारे देश में लगभग 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष होता है और इसका जो देश में जो दाल की आपूर्ति होती है उसमें अरहर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो औसत उत्पादकता है, यानी कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, वो अरहर की अभी काफ़ी कम है। वो लगभग जो 900 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगर इसकी खेती उन्नत तकनीकों से अपनाया जाए, उन्नत तकनीकें अपनाकर खेती करें तो इस औसत उत्पादकता को अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम जो जिक्र करने हैं कि इसकी औसत उत्पादकता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, कौन कौन सी उन्नत तकनीकें हैं। जैसा कि हमारे देश में लगभग 50% क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा आधारित होता है, यानी कि उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं है और उनमें जो खेती होती है, जो पानी
जो नमी हमें वर्षा के रूप में मिलती है उसके आधार पे की जाती है। और अरहर एक ऐसी फसल है जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में ज़्यादातर उगाई जाती है कि यानी कि जो नमी वर्षा से मिलती है उस नमी पर निर्भर होती है और वह निर्भर करता है कि वर्षा का वितरण कैसा है, वर्षा की कितनी मात्रा है। यदि सही समय पर और सही मात्रा में वर्षा आ गई तो अच्छा पैदा हो जाती है, और वर्षा का वितरण सही नहीं रहा और सही मात्रा में नहीं आई तो हमारी फसल जो है उसका उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। लेकिन वर्षा को बढ़ाना या कम करना ये हमारे हाथ में नहीं है। हम कर सकते हैं कि जो वर्षा से हमको जो पानी मिल रहा है उस पानी को अधिक से अधिक रूप में उसको संग्रहित कर कि उसका बाद में जब वर्षा नहीं होती, जब खेत में नमी की कमी होती है तो उस समय उसको एज ए लाइफ सेविंग इरिगेशन मतलब फसल को जीवित रखने के लिए सिंचाई देकर हम अपनी फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं और उसकी जो पानी की आवश्यकता उसको भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वर्षा के रूप में जो भी पानी मिल रहा है उसको उन्नत विधियों द्वारा, जैसा आप ये खेत में देख रहे हैं, यहाँ आप ये जो है ये रिज एंड फरो सिस्टम है, मतलब ये कुंड बनाए हुए हैं। कुंड में बरसात का जो पानी होता है, जब बरसात आती है तो वो नमी यहाँ से ज़्यादा दिन तक एकत्रित होती है और जो फसल उगाई गई है ये रिज पे उगाई गई है। यानी कि रिज पे इसलिए उगाई गई है कि अगर अधिक बरसात आ जाए तो फसल जो है इसका अधिक पानी से नुकसान ना हो। और जो फोरो हैं, जो ये कुंड है, कुंड में जो यहाँ से सरप्लस जो पानी है वो इनमें एकत्रित हो जाए और जो मास्टर है, जो नमी है, वो लंबे समय तक इकट्ठी रहे। तो एक तो ये विधि है कि फसल को जो हम रिज एंड फरो सिस्टम में उगाना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की जो पानी की आवश्यकता है वो लंबे समय तक बनी रहे और हमारी फसल के पौधों पर कोई विपरीत असर ना पड़े। दूसरा तरीका, हम जो है पानी को एक तालाब में इकट्ठा करें, पौंड बनाकर, वाटर हार्वेस्टिंग पौंड में उसमें इकट्ठा करें और उस पानी को जब फसल के लिए आवश्यक हो, जब नमी की कमी हो तो उन्नत विधियों जैसे ड्रिप इरिगेशन या जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उससे सिंचाई करके लाइव जो फसल है उसको नष्ट होने से बचाएं और उसकी उत्पादकता पर विपरीत असर ना पड़े, तो वो सिंचाई के रूप में काम आ सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तरीका वो है मल्चिंग, यानी कि बिछावन का। जो हमारी फसलों के रेजिडू हैं, जो अवशेष हैं, उन अवशेष को फसल की दो पंक्तियों के बीच में बिछावन के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रेजिडू जलाने की जो समस्या हो रही है वो समस्या इससे कम हो जाएगी, क्योंकि वो रेजिडू यहाँ प्रयोग हो जाएगा, इसलिए जलाने के लिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि फसल में जो खरपतवार उगते हैं जो वो इस मल्च से, इस बिछावन से दब जाते हैं, इसलिए उनकी वृद्धि नहीं होगी और फसल पे विपरीत प्रभाव नहीं होता। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो फायदा है बिछावन का, मल्चिंग का, इसका फ़ायदा ये है कि जो पानी बरसात के रूप में मिला वो ज़मीन में जो गया वो पानी जब धूप आती है तो उससे उत्सवेदन के रूप में उड़ता है, उड़कर नष्ट हो जाता है। लेकिन ये बिछावन उस पानी को उड़ने से बचाती है और नमी अधिक समय तक ज़मीन में कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, जो कि फसलों को अधिक समय तक मिलती रहती है। इसके अलावा बिछावन के और कई फ़ायदे हैं, जिनमें जब हम बिछावन रेजिडू जो फसलों के अवशेष हैं खेत में प्रयोग करते हैं तो वो वर्षा ऋतु में नमी मिलने से सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिलते हैं, तो उसके में जो पोषक तत्व हैं उनके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरे, जमीन की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसकी संरचना में सुधार होता है, इसलिए ज़मीन में अधिक पानी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार अगर हम ये कुछ विधियां अपनाकर खेती करें
तो अरहर की फसल से कम पानी की स्थिति में भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्नत किस्में, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो ऐसी किस्मों का प्रयोग करना आवश्यक होता है जो कि कम समय में पक जाए। जैसे कि पूसा संस्थान ने एक किस्म विकसित की है, पूसा अरहर 16। यह ऐसी किस्म है जो 130 से 135 दिन में पक जाती है, यानी कि जबकि दूसरी किस्में 150 से 160, यानी कि कुछ किस्में ऐसी जो 180 दिन तक लेती हैं, तो उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और वो पकने में अधिक समय लेती हैं। तो ये किस्में जल्दी पककर कम समय में कम पानी में किसान को अच्छी उपज दे देती हैं। तो इसलिए कम समय में पकने वाली किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा पोषक तत्वों का प्रबंधन, क्योंकि पौधे को अपनी बढ़वार के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 पोषक तत्व प्रमुख होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अरहर चूँकि दलहन फसल है, ये अपनी काफ़ी नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो वातावरण से जो नाइट्रोजन होती है, 78% वातावरण में नाइट्रोजन होती है। तो ये दलहन फसल होने के कारण इसमें जो नोडुल्स होते हैं उनके द्वारा वातावरण से नाइट्रोजन को संग्रहित करके अपनी आवश्यकता पूरी कर लेती है। लेकिन फिर भी अरहर की अच्छी फसल लेने के लिए 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटेशियम की प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अरहर की फसल में भी उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करें। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अरहर की फसल जो है ये वर्षा ऋतु में होती है और जब वर्षा होती है तो उससे पूरे खेत में नमी फैलती है और जहाँ नमी होती है वहाँ खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। और जब खरपतवार, क्योंकि खरपतवार भी पौधे होते हैं, वो भी अपनी बढ़वार के लिए उनको पोषक तत्वों की, उनको नमी की आवश्यकता होती है। इसलिए वो जो हम नमी और पोषक तत्व अपनी फसल के पौधों के लिए दे रहे हैं, उसका एक बड़ा भाग वो धारण कर लेते हैं, जिसके कारण वो हमारे फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रतिस्पर्धा करने का परिणाम ये होता है कि हमारे फसल के पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती, और वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से फसल की उपज जो है वो भी कम मिलेगी। इसलिए उचित समय पर खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसमें अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए फसल की बुआई, या तो हम इसमें पहले तो ज़मीन की तैयारी कर दें और बिछावन का प्रयोग करा है तो बहुत अच्छा है, खरपतवार काफ़ी नियंत्रित हो जाएंगे। अगर नहीं बिछावन का प्रयोग किया है तो कुछ हर्बिसाइड्स खरपतवार नाशी हैं, जैसे पेंडिमिथलिन की जो बाज़ार में जो मात्रा मिलती है 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर, लगभग 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल की बुआई के 2 दिन बाद तक समान रूप से छिड़काव करते हैं। तो जो फसल के साथ उगने वाले खरपतवार हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद जब फसल 25-30 दिन की हो जाए तो एक खरपतवार नाशी आता है जिसका नाम है इमेजाथाइपर। इसकी बाज़ार में जो मात्रा उपलब्ध है वो लगभग 600-700 ग्राम मात्रा, वही 300-400 लीटर में पानी में घोल बनाकर समान रूप से इसका छिड़काव कर दें। अगर इमेजाथाइपर ना उपलब्ध हो तो क्यूजालोफॉस एक दवाई आती है, उसकी भी लगभग 600 से 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर दें। अगर किसान भाई ऐसे छिड़काव करें तो खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। या फिर जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
मैकेनिकल वीडिंग, मतलब जो वीडर हैं, जो पावर टिलर हैं, उसको चलाया गया है। इसके द्वारा भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जी, राज सर ने हमें विधि तो बताई और सारे तरीके बताया कि किस तरीके से अरहर की खेती किसान कर सकते हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जा सकता है। लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिन राज्यों में ज़्यादा मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है, ज़्यादा अधिक बारिश होती है, तो वो किसान किस तरीके से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं या कैसे अपनी फसल की लागत जो है उसको भी एक बचाव कर सकते हैं उन तरीकों को अपनाकर? ये आपने सही कहा है कि हमारे देश का काफ़ी ऐसे हिस्से हैं जिनकी औसत वर्षा काफ़ी है। जैसे अगर आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएं या हमारे जितने पूर्वी राज्य हैं, चाहे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और इसके अलावा जो दक्षिण क्षेत्र के राज्य हैं, उनकी औसत वर्षा अधिक है। और कभी कभी वर्षा हमारे जहाँ क्षेत्रों में कम औसत वर्षा है, लेकिन वर्षा की इंटेंसिटी अधिक होने से एक दिन में ही अधिक पानी बरसने से खेतों में पानी भर जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि अगर अधिक समय तक खेत में पानी खड़ा रहा, क्योंकि अरहर की फसल बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें पौधे को नुकसान होने का काफ़ी संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि खेत में पानी अधिक समय तक ना खड़ा हो, उसका प्रबंध करने के लिए हमको ड्रेनेज जल निकास, उचित जल निकास करना बहुत ही आवश्यक है। और उचित जल निकास के लिए किसान भाई इसको सरफेस मतलब ज़मीन की सतह से पानी को बाहर निकाल सकते हैं, नालियाँ बना के निकाल सकते हैं, या उसके जो रिज एंड फॉरो सिस्टम है उसको अपना के पानी निकाल सकते हैं। और या सब सरफेस यानी कि ज़मीन में पाइप लगा के और उन पाइप के द्वारा जो सरप्लस पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, उसको खेत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में, अरहर के खेत में खास तौर से पानी अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो सर ने बताया कि अरहर की जो फसल है उसको किसान कैसे लगाएं, उसकी जो बारीकियां हैं, टिप्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करके अपनी फसल का बचाव करें। अगर अधिक मौसम में ज़्यादा मानसून है, बारिश कई राज्यों में ज़्यादा है, तो किस तरीके से किसान अपनी फसल का ख्याल रख सकते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो ख़राब ना हो और उनकी लागत बनी रहे। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।